बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज जो हम नया टॉपिक लेके आए हैं वो है हाउ टू चूज़ गुड जर्नल फॉर पब्लिकेशन ऑफ अ रिसर्च पेपर। आपने एक अच्छा जर्नल कैसे चूज़ करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैंने ऐसे चेक करना है। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू होते हैं रिसर्च की फील्ड में, तो ये उनके लिए है कि उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी कि आपने जर्नल को कैसे सर्च करना है, कैसे उसकी परसेंटेज और उसका दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह जो है देखना है। चलें जी, देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है उसमें जो पॉइंट्स रह गए हैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसमें मैंने सारा तरीका बताया था कि कैसे आपने एक रिसर्च पेपर को लिखना है। अब यहाँ पे आपने कैसे उस रिसर्च पेपर को जो है आगे भेज के पब्लिक करना है, मीन्स के उसकी पब्लिश करना है कि उसकी पब्लिकेशन कैसे करनी है और कहाँ कहाँ से वो कौन कौन से स्टेजेस से जाएगा। सबसे पहले एम एंड स्कोप देखना है। जब आप कोई भी पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आपने एम और स्कोप ये देखना है कि लेट सपोज आपका पेपर अगर ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, आपका सब्जेक्ट है, या आप इन्वायरमेंटल साइंसेस किसी के टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप जर्नल भी वहीं चूज़ करो जो इस काम को पब्लिश करे। ये नहीं हो सकता कि आपने इन्वायरमेंटल साइंसेस पे काम किया और आप ऑर्गेनिक वाले जर्नल में उसे पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि वॉल्यूम रीडिंग। अब वॉल्यूम रीडिंग में भी मैंने पहले आपको बताया है कि यहाँ पे पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई है। जो ये वॉल्यूम रीडिंग है कि आपके पास वॉल्यूम नंबर आएगा, ठीक है, इशू नंबर आएगा, ईयर आएगा, फिर उसके बाद ये पेजेस नंबर आएंगे। लेट सपोज आपने ये कैसे चेक करना है, हमारे पास अगर ये सिरेमिक वाला कोई भी जर्नल है जो फेमस जर्नल है, अब इसके पर ईयर 48 इश्यूज़ हैं, ठीक है। अगर एवरी मंथ की बात करें तो इसके 4 इश्यूज़ हैं, मीन्स के 4 इशू निकालता है। अगर इस 4 इशू मंथ के निकालता है तो ऑब्वियसली हमारे पास साल के कितने निकालेगा, 48 निकालेगा। तो सेम हमने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। ये हर जर्नल में जो है ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन वगैरह हर चीज़ अवेलेबल होती है जब आप एक जर्नल चूज़ करेंगे। इसके बाद ये कुछ बेसिक हमारे पास कह दूँ या फेमस जो हैं हमारे पास जर्नल्स हैं। एक एजेंसी होती है, उसमें बहुत से जर्नल होते हैं। हर एजेंसी एक जर्नल जो होता है उसके साथ वो उसे एग्रीमेंट करती है कि अगर आपने हमारे ये इंस्ट्रक्शन फॉलो किए तो हम आपके साथ जो है काम करेंगे, हम अपनी एजेंसी में आपको रखेंगे, ठीक है। फिर हर जर्नल जो है एजेंसी के साथ एग्रीमेंट करता है कि मैं फेक डेटा पब्लिश नहीं करूँगा, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरा करता है और उस एजेंसी में जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब हर जर्नल में हज़ारों जो हैं, करोड़ों कह दूँ, लाखों कह दूँ, पर ईयर जो है हमारे पास पेपर पब्लिश होते हैं पूरी दुनिया में। जो है हमारे पास लेट सपोज अगर स्प्रिंगर है तो वो जो है काम कर रहा है एक एजेंसी के साथ, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, पेपर पब्लिश होंगे, अपलोड होंगे। अब हमारे पास बेसिकली स्प्रिंगर हो जाता है, एल्सवेयर हो जाता है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी हो जाता है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री हो जाता है, नेचर हो जाता है, MDPI हो जाता है। तो ये सारे मेरे पास जर्नल्स हैं, ठीक है। अब ये किसी न किसी एजेंसी से जो है एग्रीमेंट कर चुके हैं, रिलेट हो चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा जो जिसके जर्नल्स हैं वो एल्सवेयर है। अब ये जो बाकी 3 मैंने इनको एनसर्कल किया हुआ है, ये सबसे अच्छे बेस्ट जर्नल्स हैं, ठीक है। अब अमेरिकन केमिकल सोसाइटी USA का है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री UK का है, जिसमें अबाउट 80 हमारे पास जर्नल्स हैं, ठीक है। अब नेचर भी हमारे पास है। अब इन जैसे अब यहाँ पे है कि हमारे पास एल्सवेयर है, केमिकल सोसाइटी है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। तो कोई जर्नल ऐसा होता है जो ऑर्गेनिक के काम को पब्लिश करता है, कोई जर्नल ऐसा होता है जो इन्वायरमेंटल साइंसेस के काम को पब्लिश करता है। तो ये हर जर्नल की स्पेसिफिकेशन होती है जो ऑलरेडी वेब ऑफ साइंस पे हमें अवेलेबल होते हैं। अगर ऐसा भी होता है कि जो वेब ऑफ साइंस के अलावा आप चीज़ चेक करते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती। वेब ऑफ साइंस एक वेबसाइट है जिसमें सारे जर्नल्स की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। वेब ऑफ साइंस पे पूरी दुनिया जो है वो मुत्तफिक है, ठीक है। मीन्स के उसे माना जाता है वो एक यूनिवर्सल वो है, साइट है कि हमारे पास जो है जो वेब ऑफ साइंस पे जो चीज़ है वो 100% ऑथेंटिक है, ठीक है। आपने जो है अगर चेक करना है कि कोई जर्नल जो है वो काम कैसे कर रहा है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, या जो भी आपने उसके बारे में चेक करना है, उसकी परसेंटेज क्या है, उसका जो है दूसरा काम कौन सा वो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने वेब ऑफ साइंस से चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के जो हैं पेपर होते हैं। एक सब्सक्रिप्शन वाला होता है, एक ओपन एक्सेस होता है, मीन्स के हमारे पास एक फ्री फंडिंग वाला होता है, और एक हमारे पास जो पे करके देते हैं।
पे करके अपलोड करते हैं या पब्लिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बात तो कर दी कि जर्नल जो है वो आपने सिलेक्ट करना है रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए, लेकिन एक चीज़ ये है, आपने ये भी समझना है कि आपका पेपर कौन कौन सी जगह से होके जाएगा। सबसे पहले तो वो जर्नल पोस्ट ऑफिस में जाएगा, ठीक है, वो थोड़ी बहुत टेक्निकल उसकी चेकिंग वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद जो है जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, मीन्स के एक जर्नल की जो रिक्वायरमेंट है कि आपने फॉर्मेट ये वाला रखना है, आपने एब्स्ट्रैक्ट ऐसे देना है, आपने कंक्लूजन रिजल्ट डिस्कशन ऐसे देनी है, तो वो जो भी फॉर्मेट होगा आपने पहले ये देखना है कि क्या मेरा रिसर्च पेपर इस जर्नल के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक है कि नहीं। अगर वो नहीं होगा, उसका फॉर्मेट चेंज होगा जर्नल से, तो आपका पेपर इजीली रिजेक्ट हो जाएगा, जर्नल पोस्ट ऑफिस में ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ये देखते हैं कि क्या ये हमारे जर्नल के मुताबिक है, क्या इस जो पब्लिश करने वाला बंदा है क्या इसने हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं या नहीं, ठीक है। अब जो है उसके बाद लेट सपोज अगर आपका पेपर वहाँ पे एक्सेप्ट हो भी जाता है, तो उसके बाद वो जाएगा एडिटर के पास। अब एडिटर के पास जाने के बाद 80% चांसेस, फिर उसके बाद जो है एडिटर के पास तो 80% चांस होता है चलो रिजेक्शन का। उसके बाद वो भेजता है रिव्यूवर को, रिव्यूवर के बाद यही हमारे पास प्रोफेसर्स ही होते हैं, हमें नहीं पता वो कौन से होते हैं, तो उनके पास डिसीजन की अथॉरिटी होती है ये कि आपका पेपर पब्लिश होगा या नहीं। वो आपके पेपर में से वो कहते हैं जैसे बाल की भी खाल उतारना, ये काम रिव्यूवर का होता है। वो क्या करता है कि वो आपसे रिजल्ट भी मांग सकता है, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, वो आपको रिमार्क्स देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जिस जर्नल में पब्लिश करना चाह रहे होते हैं अपने काम को, आपका काम उस लेवल का नहीं होता, तो ये आप अपना भी टाइम वेस्ट करें, उनका भी टाइम वेस्ट करें, तो आपका पेपर ये रिजेक्ट हो जाता है। एक ये चीज़, और बाकी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं हर जर्नल में ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन गिवन होते हैं, जो एम और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं जर्नल के, वहीं देखना होता है हमें। एक अथर को एज अ अथर के तौर पे आपने एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जर्नल को देखना होता है, वहीं आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो जो रिव्यूअर होता है वो लास्ट डिसीजन अथॉरिटी उसके पास है, वो सख्त से सख्त रिमार्क्स भी दे सकता है, वो आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है। आप जब वो आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपको चाहिए कि आपने उसका जवाब देना है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ये मंथ की बात है, मंथ्स में ये बात जाती है। अगर एक बंदा जो है वो कहे कि मैं 16 पेपर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, अब वो 16 पेपर पब्लिश करना चाहता है, तो वो अपनी पूरी लाइफ में जो है कोई 30 कर लेगा, 30 से ज़्यादा वो कर ही नहीं सकता। इसलिए कोलैबोरेशन जो है वो अच्छी चीज़ है, कोलैबोरेशन को रखा गया है कि आप भी फ़ायदा उठा लें, दूसरे भी फ़ायदा उठा लें, इकट्ठे मिलकर काम कर लें, ठीक है। अगर 16 पेपर कोई करना भी चाहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइफ में 30 निकाल सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो इसलिए मिलजुल के जो है काम करने में ही बेहतरी है। अब अगर एक्नॉलेजमेंट की मैंने पिछली वीडियो में बात नहीं की, वो ये था कि जो फंडिंग देते हैं, जो फंडिंग देंगे एक्नॉलेजमेंट में उनका नाम लिखेंगे। फंडिंग के लिए आपको अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आपको लाखों में ग्रांट मिलेंगे, और अगर आप बाहर की दुनिया की बात करें तो उन प्रोफेसर्स को करोड़ों में ग्रांट मिलते हैं। ग्रांट एक ऐसा होता है कि हुकूमत की तरफ से पैसे मिलते हैं, ठीक है, कि आपने वहाँ पे फिर जवाब भी देना होता है कि आपने ये कौन कौन सी जगह कौन कौन से पैसे लगाए हैं, ठीक है, ये ग्रांट होते हैं। अब जो है इसके बाद अगर आप देखें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये मतलब है कि हमारे पास जब आप किसी जर्नल में पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं और उस जर्नल में आप ये चाहते हैं कि इस पे जितने भी पैसे आए वो मुझे मिलें, इनका इंटरेस्ट मुझे मिले, तो पहले तो वो जर्नल वाला जब भी आप पेपर पब्लिश करेंगे वो आपसे ये पूछेगा कि इंटरेस्ट लोगे या नहीं लोगे। अगर आपने कह दिया कि मैं इंटरेस्ट लूँगा इस पे, तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि वो कहेगा कि हमें इस काम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं देना चाहते। आप खुद सोचें कि एक जर्नल जो है उसका पेपर डाउनलोड करने के लिए कोई $3500 हो गया USD, ठीक है, US डॉलर में, तो इतना एक बंदा भर भी नहीं सकता। अगर किसी ने भरा भी है, और आप खुद सोचें दुनिया में इतने ज़्यादा लोग हैं, और अगर वो एक एक भी बंदा पेपर डाउनलोड करता है तो इस एजेंसी और इस जर्नल वालों को करोड़ों का फ़ायदा होता है, अरबों का फ़ायदा होता है। तो वो पहले पूछेंगे इंटरेस्ट लोगे या नहीं, तो मेजॉरिटी केसेस में ये कहते हैं कि इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे। हाँ, अगर आपका काम दुनिया में बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल उस पर कोई काम नहीं हुआ और बहुत ही अच्छी और नई चीज़ है, तब वो मजबूर हो जाएंगे कि आपको इंटरेस्ट दें। फिर वो अपलोड करेंगे कि एक नई जो रिसर्च है वो उनके जर्नल में आ जाएगी, तो फिर वो, लेकिन वो मेजॉरिटी केसेस में कह देते हैं कि भाई नहीं, हमें तो ये काम चाहिए नहीं, या ये हमारे जो है वैल्यूएबल नहीं है, या आपका पेपर इतना अच्छा नहीं है, तो वो इस चीज़ पे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर होता है डेटा अवेलेबिलिटी।
डेटा अवेलेबिलिटी बेसिकली ये चीज़ है हमारे पास कि लेट सपोज आपका पेपर रिव्यूअर के पास गया है और उसने ये कह दिया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इनके ओरिजिनल रिजल्ट्स दिखाओ हमें। हमारी आदत है, स्पेशली अगर मैं यहाँ की बात करूँ, कि हम जो है 2 नंबरियाँ कर जाते हैं, हम फेक रिज़ल्ट भी दे देते हैं, या जो भी हम जिस तरीके से भी करें। तो अगर रिव्यूअर को इस चीज़ पे शक होगा तो वो आपसे रिज़ल्ट मांगेगा, जो आपके ओरिजिनल रिज़ल्ट्स होंगे वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक ये चीज़। फिर आप अगर जर्नल को चूज़ करते हैं तो जर्नल को चूज़ करने के लिए आपने पहले तो ये देखना है कि वो HEC प्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, वो HEC प्रूव्ड होना चाहिए। चलें जी, HEC प्रूव्ड के अलावा जो है HEC ने क्या किया है कि न्यू पॉलिसी दी है। जो पिछली पॉलिसी थी ये 2024 की है, तो हमारे पास जो पिछली थी वो रिजेक्ट हो गई है ऑब्वियसली। ये न्यू पॉलिसी आई है जिसमें हमारे पास जो साइंस के सब्जेक्ट हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं आर्ट्स की बात नहीं कर रही, मैं साइंस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ हमारे पास बेसिकली 2 कैटेगरीज दी गई हैं, एक X दिया गया है और एक W दिया गया है। लेट्स सपोज अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपका रिसर्च पेपर अगर W में है तो आपको डिग्री के लिए एक जो है W में मीन्स के पेपर देना है, रिसर्च का पब्लिश करना है, ठीक है, W कैटेगरी में। और अगर आपके X में है तो फिर कैटेगरी में है तो आपको 2 पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे। समझ आ रही है? फिर से बता देती हूँ कि अगर आप PhD कर रहे हैं तो PhD की डिग्री हासिल करने के लिए लेट सपोज आपने रिसर्च पेपर लिखा है, तो आपका रिसर्च पेपर अगर W कैटेगरी में है तो आपने एक ही पेपर देना है, मीन्स के एक ही पेपर में आप निकल जाएंगे। अगर आपके X कैटेगरी में है तो आपने 2 पेपर पब्लिश करने होंगे, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास 2 होने चाहिए। इसके अलावा आप वेब ऑफ साइंस जो है वो खोलेंगे, उस पर क्लिक वगैरह करेंगे। चलें ये वेब ऑफ साइंस को भी छोड़ दें, मैं आपको एक और मीन्स के यहाँ पे ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है कीमोस्फेयर क्वार्टाइल लिख दिया। कीमोस्फेयर हमारे पास एक जर्नल है, मैंने उसका क्वार्टाइल मैं चेक करना चाह रही हूँ, ठीक है। या आप डायरेक्ट यहाँ वेब ऑफ साइंस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, WS लिख लें, वेब ऑफ साइंस जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वेब ऑफ साइंस, ये जर्नल इन्फो हमारे पास ये आ गया है ना। इसमें हमारे पास क्या होता है कि रैंकिंग वगैरह की बात की जाती है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे ये देखें वेब ऑफ साइंस की वेबसाइट कीमोस्फेयर के बारे में खुल गई। लेट सपोज आप चेक करना चाह रहे हैं जर्नल को कि हमारे पास जर्नल कैसा है, वेब ऑफ साइंस से अप्रूव्ड है, रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, एब्रीविएशन लिखी हुई है हमारे पास कि ये कीमोस्फेयर है, ISSN नंबर, EISSN नंबर भी दिया हुआ है, एक मिनट। फिर हमारे पास कैटेगरी दी हुई है एनवायरमेंटल साइंसेज, SCIE। अच्छा, यहाँ पे आपको ये चीज़ भी पता चलेगी कि ये वाला जो जर्नल है वो कौन से काम को जो है वो पब्लिश करता है। यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल साइंसेज वाले रिसर्च या काम को पब्लिश करता है, और ये साइंस स्टूडेंट के लिए मतलब SIEC जो है तो हमारे पास पता चल जाएगा। अगर यहाँ जो है ECI या ऐसे E से स्टार्ट होता तो वो इंजीनियरिंग के लिए था, ठीक है। तो हमें तो साइंस के लिए चाहिए, SCIE आ गया। फिर जो है वेब ऑफ साइंस कोर हमारे पास आ गया है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये साइंस के लिए जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 8.1 है हमारे पास। नीचे भी आप लोग परसेंटेज रैंक देख सकते हैं, 91.1 है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज जो होती हैं Q1 में आ रहा है, इन्वायरमेंटल साइंसेस Q1 में आ रहा है, टॉप कैटेगरी में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब कंट्री का भी आपको पता चल जाएगा कि ये इंग्लैंड का है, और इसका पब्लिशर कौन है, एल्सवेयर है। मैंने पहले भी बताया था कि एल्सवेयर में बहुत से जर्नल हैं, ठीक है। तो ये एल्सवेयर जो है ये उसमें हमारे पास आ रहा है। बाकी जो है यहाँ से आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा बड़ी आसानी से। आप यहाँ डायरेक्ट अगर वेब ऑफ साइंस भी लिखते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इतना आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आपको जो बताने की, अच्छा यहाँ पे एक तो ये चीज़ ना, बाकी इसके अलावा देखते हैं, जब आप आर्ट्स की बात करेंगे तो उनके लिए टॉप कैटेगरी X ही होगी, ठीक है ना। तो ये ज़रा उनका अलग से वो है। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल जो कैटेगरीज होती हैं वो Q1 Q2 Q3 Q4 होती हैं, मीन्स के Q1 में आ गए तो टॉप कैटेगरी आ गए। अब आते हैं आपके पास परसेंटाइल स्कोर पे। ये तो मैंने सारी साइटेशन इंडेक्स वगैरह बता दिए, आपको कंट्री का पता चल जाएगा कि HEC
वेब ऑफ साइंस प्रूव्ड है नहीं है, कौन सी कैटेगरी में, कौन सी कंट्री का, कैसे परसेंटाइल स्कोर वगैरह है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। परसेंटाइल स्कोर में अगर आप लोग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हैं दूसरे रिसर्चर्स के साथ, तो आपने क्या करना है कि आप ये बताएंगे कि अच्छा आपका जो पेपर है वो कैसे है, मीन्स कि Q1 कैटेगरी में आ रहा है, Q2 में आ रहा है, और बाकी परसेंटाइल स्कोर बताएंगे वहाँ पे कि अगर लेट सपोज 90 to 90 प्लस में है उसका परसेंटेज, जैसे मैंने देखी है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, कहाँ पे है, ये देखें ये 91 है ना। तो हमारे पास इस किस्म के जो जर्नल होते हैं, मींस के 90 से 90 प्लस वाले ये टॉप 10 में आते हैं, या 90 से 95 जो है प्लस में वो टॉप 5 में आते हैं हमारे पास। जो 80 से 80 प्लस में होते हैं वो हमारे पास टॉप 20 में होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अच्छा मेरा काम जो है इस कैटेगरी में है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास जो मेन बात है, 2-3 मेन बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। एक होता है सिमिलैरिटी इंडेक्स, एक होता है प्लेजरिज्म, ठीक है। सिमिलैरिटी इंडेक्स का ये मतलब है कि आप लेट सपोज आप ग्रीन मेथड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप उसे सिस्टम में या किसी उसमें डालेंगे तो आपका वो जो है सिमिलैरिटी शो होगी कि अच्छा यहाँ पे जो है या तो कॉपीराइट का एरर आ रहा है, जैसे हमारे पास सेम चीज़ आ जाए तो अक्सर कॉपीराइट का एरर आता है, तो वो चीज़ पकड़ लेगा, चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर में वो करें कि ये हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन वो सिमिलैरिटी इंडेक्स है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपने वो जो ग्रीन मेथड है वो एक ही बंदे से बिलोंग करता है, वो एक ही बंदा कर सकता है पूरी दुनिया में, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ग्रीन मेथड को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट उसमें यूज़ करेंगे, तो वो होता है सिमिलैरिटी इंडेक्स के वर्ड सिमिलर हो जाते हैं हमारे पास। लेकिन एक होता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म में ये फ़र्क है कि आपने किसी का जो है बिल्कुल उसका जो रियल हमारे पास क्या होता है रिज़ल्ट, उसका रिज़ल्ट उठा के अपने उसमें जो है वो आपने लगा दिया, मीन्स के छाप दिया आपने, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म, कि आपने जो है दूसरे की चीज़ चुरा के उसे यूज़ किया। लेकिन हमारे पास सिमिलरिटी इंडेक्स ये नहीं है। हाँ, चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, हमारे पास प्रोसेस नहीं हो सकता, वर्ड सिमिलर हो सकते हैं, हमारे पास रिज़ल्ट नहीं हो सकते। तो ये चीज़ जो है इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, फिर हर थीसिस में जो है हमारे पास अपना परसेंटेज होती है। जैसे अब थीसिस में मेरे पास 90% सिमिलैरिटी इंडेक्स अलाउ हुआ है, ठीक है, लेकिन पेपर में मेरे पास 25% जो है सिमिलैरिटी इंडेक्स अलाउ है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ज़रा वो होती हैं कि हमारे पास कंफ्यूज हो जाता है बंदा इसमें। इसके अलावा ये भी होता है कि हमारे पास जो AI टूल्स होते हैं इनकी भी एक अपनी जर्नल जो है वो देता है कि अच्छा इतने % आप लोगों ने क्या करना है कि यूज़ करना है। तो यहाँ से हमें हर इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। अगर हम किसी जर्नल को स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें एम और ऑब्जेक्टिव में जाएं, ऑथर्स के इंस्ट्रक्शन में जाएं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो इतनी थी हमारे पास, सिर्फ आपने ये सीखना था कि आपने एक जर्नल को चेक कैसे करना है कि वो हमारे पास अच्छा जर्नल है या नहीं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका काम वैल्यूएबल होता है लेकिन आप जो जर्नल चूज़ करते हैं वो उस चीज़ का नहीं होता, तो ऑब्वियसली आपका पेपर जो है डीवैल्यू हो जाएगा। इसीलिए जर्नल को हमेशा हमेशा पहले जो है चूज़ कर लेते हैं, फिर उसी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हर चीज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलें जी, ये वीडियो इतने तक थी, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।